जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी होते हैं, और उनसे एसोसिएटेड उनकी क्लास लेबल्स भी हमारे पास होते हैं। तो हम अपना कोई भी मॉडल, लर्निंग मॉडल मतलब ट्रेन करते हैं। दो एक्सरसाइज हमने देख ली हैं, मतलब एसवीएम और केएनएन। तो हम अपने मॉडल को लर्न करवाते हैं और फिर नए सैंपल्स को प्रेडिक्शन के लिए देते हैं, उनके एक्चुअल भी हमारे पास होते हैं। फिर हमारे पास जो प्रेडिक्शन आती है उसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और अपना एक्यूरेसी या एरर कंप्यूट करते हैं। इसके अदर में अराउंड एक प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जिसमें हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती, हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स की क्लास की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता होती, बट द टास्क स्टिल रिमेन द सेम कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे करंट सैंपल हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और फ्यूचर में आने वाले सैंपल जो हैं वो किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम यार। ये मैं मतलब कल भी इन्हें मैंने किक आउट किया था। ये जो भी है मतलब OSE7GX, हु इज ही, मतलब इसे कहें या तो अपना नाम मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आए या मतलब ज्वाइन ना करे। ओप्पो F11, मतलब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट अ किड एनी मोर कि मैं आपको मतलब ऐसी चीजें समझाऊं। इसमें लॉन्ग मतलब मैं क्या क्या थक चुका हूँ आपको। सो लेट देम वेट। अच्छा, तो अ, बात कर रहे थे अनसुपरवाइज्ड फैशन में कि अब हमारा मतलब जो प्रोसेस है या जो मकसद है वो स्टिल वही है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारे करंट ग्रुप्स कौन से हैं और फ्यूचर सैंपल्स जो हमारे पास आने हैं या फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास आने हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो ये होता है हमारे पास, इस किस्म के सिनेरियो को हम अनसुपरवाइज्ड सिनेरियोज कहते हैं। ठीक है, अनसुपरवाइज जब डेटा हमारे पास होता है जिसकी क्लास लेबल्स हमारे पास नहीं होते, तो सबसे आसान तरीका उनको क्लासिफाई करने का क्या है? क्लस्टरिंग। हम मतलब क्लस्टर्स बना के उनको लेके आते हैं। ठीक है, क्लस्टर बनाना मतलब हम उन्हें ग्रुप करते हैं, हम इंटेंशनली उनको किसी को मतलब कुछ, लेट्स सपोज हमारे पास 2 या 3 तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम उनको हम ऐड करते हैं, मतलब सॉरी, उनको हम मतलब एक सर्कल में या एक किसी भी कंटूर में मतलब बाउंड करवाते हैं। ठीक है, तो फिर उनसे रिलेटेड जितने भी फ्यूचर में सैंपल आते हैं तो हम उनको उन्हीं की साइड में लेके आना शुरू कर देते हैं। कंटूर बना लें, सर्कल बन लें, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ योर डेटा वो मतलब बाउंड्रीज ड्रॉ होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे आसान, जैसे हमने डाटा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का सबसे आसान एक एल्गोरिदम PCA के बारे में बात की थी, इसी तरह सबसे आसान जो क्लस्टरिंग का मतलब मेथड है उसे हम के मींस क्लस्टरिंग के नाम से जान। इसी तरह हमारे पास जो क्लस्टरिंग में है वो सबसे आसान के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, तो के मींस क्लस्टरिंग में भी उसी तरह का मैकेनिज्म है जिस तरह हमारा के नियरेस्ट नेबर का मैकेनिज्म था। इसमें भी कोई ज्यादा हाइपर पैरामीटर्स हमें ट्यून नहीं करने पड़ते, हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर जिसके अगेंस्ट हमें मतलब अपना मॉडल डिजाइन करना होता है, वो होते हैं नंबर ऑफ केस। नंबर ऑफ केस अगेन वो के मींस वाला ही सिनेरियो है कि आप डिस्टेंस मेजर्स कितने, मतलब कितने नियरेस्ट नेबर्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, तो लेकिन इसमें के मीन से हटके एक एडिशनल चीज होती है कि हम के नियरेस्ट नेबर्स को कंप्यूट करने से पहले सेंट्रॉइड मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या ऑब्जेक्ट्स की जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उसका सेंटर कहाँ पे बनता है। हम मतलब अप्रोक्सीमेटेड सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं, या के मींस क्लस्टरिंग सबसे पहले उस सेंटर को आइडेंटिफाई करता है डिस्टेंस मेजर्स को यूज करते हुए, फिर उसकी बेस पे वो उसके गिर्द या वहां पे अपना एक रीजन डिफाइन करता है। ठीक है, ये मतलब सबसे आसान 4 स्टेप मेथड है। अभी हम इस पे इंटेंसिवली डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट इजीएस्ट क्लस्टरिंग का मैकेनिज्म है, या मतलब सेकंड डोमेन कह लें जो हमारी क्लस्टरिंग की है, वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग के मेथड्स होते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद थोड़ा सा है डिविज एंड एल्गोमेट्रिक मैट्रिक क्लस्टरिंग है, लिंकेज है, डेंड्रोग्राम है, हाउ टू यूज द डेंड्रोग्राम एक्चुअली। इनको जरा आप खुद से एक मतलब रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। ये इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल काम है, ठीक है। तो इन पे मैं ज्यादा नहीं बात कर सकूंगा, मेरा मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकता। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब होती क्या है, इस पे मैंने थोड़ी सी अभी बात की है कि सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स intended for the setting in which we have only a set of features, ठीक है। measures on and observations, मतलब हमारे पास m कोई ऑब्जेक्ट्स हैं या फीचर्स हैं, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्शन, हम मतलब प्रेडिक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एन एसोसिएटेड रिस्पांस वेरिएबल विच इज वाई, मतलब हमारे पास उनके जो हैं रिस्पांस नहीं है, या हमारे पास उनके एसोसिएटेड क्लास लेबल्स नहीं है, तो हम प्रेडिक्शन की तरफ नहीं जा सकते। बट क्लासिफिकेशन इज स्टिल देयर, मतलब प्रेडिक्शन नॉट एज अ प्रेडिक्शन बट क्लासिफिकेशन इज स्टिल देयर। तो अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग है, लर्निंग विदाउट अ टीचर है। अगर आप पहले लेक्चर पे वापस जाएं तो अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या कहा था, मिस्टेक्स गाइडेड बाय अ टीचर और मिस्टेक्स गाइडेड बाय अ मतलब सुपरवाइजर। तो वो टीचर या सुपरवाइजर क्या होता था, हमारे क्लास लेवल्स के, हमारे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी और हम कुछ प्रिडिक्ट करते थे, हम दोनों में कंपैरिजन करते थे कितना एरर है कि कितना एरर है। So in unsupervised, what is the goal then? Just to classify or to group them in one type actually. जैसे हमारे पास मतलब स्पोर्ट्स की वीडियोस हों या हमारे पास स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स हों, इसी तरह हमारे पास वर्ल्ड न्यूज़ के आर्टिकल्स हों, तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जो न्यूज़ की चीज़ें हैं वो न्यूज़ वाले हमारे बॉक्स में जाएं और जो स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हैं वो हमारे स्पोर्ट्स वाले बॉक्स में जाएं, मतलब दो वो ऑल द थिंग्स शुड रिमेन इन देयर ओन बॉक्सेस। वो किसी एक मतलब न्यूज़ वाली कोई आइटम जो हमारे पास करंट है या जो फ्यूचर में आने वाली है वो स्पोर्ट्स वाले बॉक्स में ना जाए और इसी तरह स्पोर्ट्स वाली न्यूज वाले बॉक्स में ना जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आवर एक्चुअल पर्पस इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज ऑफन परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के तौर पे भी अनसुपरवाइज्ड को यूज किया जा सकता है, ठीक है। इट इज ऑफन मच मोर चैलेंजिंग देन सुपरवाइज्ड लर्निंग बिकॉज सुपरवाइज्ड लर्निंग से ये मतलब चैलेंजिंग क्यों होता है, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग में हम मिस्टेक्स से लर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्या हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती कोई कि आपका मतलब किस चीज का सैंपल है वो, ठीक है। सो बिकॉज इन दिस केस वन हैज टू सेट एन ऑब्जर्वेशंस, कोई भी रैंडम पी वेक्टर एक्स हैविंग ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, तो हम जो इजीएस्ट वे है वो उनकी डेंसिटी फंक्शंस को एस्टिमेट करते हैं, जैसे हमने पीसीए में कोरिलेशन को कंसीडर किया था या वेरिएंस को कंसीडर किया था और उनकी इंडिपेंडेंस को कंसीडर किया था। तो यहाँ पे उनके डेंसिटी फंक्शंस को या प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया जाता है, हाउ मच प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट इवेंट have to be fallen under one group or another. The goal is to directly infer the properties of this probability density function without the help of a supervisor or teacher, मतलब बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ, based on what degree of error for each observation. This exercise tend to be more subjective and there is no simple goal for analysis such a prediction or a response. तो इसमें फिर भी मतलब in any case हम response की तरफ हमारा रुझान नहीं होता, we are all the time what we are trying to do is to bound the sample into one particular object or one particular refers to unsupervised learning is also always refers to as diverse set of techniques or diverse clustering among the variables or among the observations, ठीक है।
मतलब ये बातें मैंने आपको अभी भी बता दी हैं कि मतलब ये बुलेट पॉइंट्स में है जो अभी हमने पिछले मतलब जस्ट स्लाइड पे जो डिस्कशन की है, ठीक है। तो अच्छा, सॉरी, जरा मेरा मतलब बेटा मेरा थोड़ा एंगेज करना चाह रहा था मुझे। एनीवेज, लेट्स गेट बैक। अच्छा, तो क्लस्टरिंग पे आते हैं। ग्रुपिंग इज द अल्टीमेट गोल कि हमें मतलब चीज़ों को ग्रुप में मतलब लेके आना होता है। अच्छा, अमजद आवाज़ नहीं आ रही है आपको? सर अब आ रही है। अच्छा, वो मैंने म्यूट किया था, मेरा मतलब बेटा मुझे एंगेज कर रहा था तो मैं मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहा था। अच्छा, क्लस्टरिंग इम्पोर्टेंस क्यों है? फॉर एग्जांपल इन द केस वी कैन ग्रुप आर्टिकल्स इन डिफरेंट क्लस्टर्स। मतलब ये आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप अगर आपने एनएलपी पे काम किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वर्ड टू वेक या हम दूसरे तीसरे फीचर सिलेक्शन या फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं टू identify or to मतलब get to know the heading of the article or the text or the body of the article। तो उन चीज़ों में हम मतलब सुपरवाइज्ड फैशन में नहीं चल सकते क्योंकि हमें उनके टेक्स्ट और उनकी हेडिंग्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम मतलब अनसुपरवाइज्ड फैशन में ही उनको लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस could be a potential। Those who are not with their registration numbers are not allowed to enter actually for this particular activity। मतलब आप थोड़ा सा मुझे मतलब सीरियस होना पड़ेगा इन मामलों में। एनीवेज, अच्छा, तो मतलब सिर्फ ये एनएलपी के लिए नहीं है, बट देयर आर अदर यू नो प्रॉब्लम्स एज वेल और द डोमेन्स एज वेल वेयर वी कैन एक्चुअली यूज only the clustering mechanism or any unsupervised mechanism, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड मतलब क्लस एनएलपी इज वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। व्हाट डिफाइंस अ क्लस्टर एंड हाउ डू वी चूज अ क्लस्टर? क्लस्टर्स डिफाइंड बाय अ सेंटर एंड शेप एंड स्प्रेड, ठीक है। क्लस्टर मतलब दो तीन चीजों के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं शुरू में भी कह रहा था कि जितने मतलब सैंपल्स आपके या जितने ऑब्जेक्ट आपके किसी एक चीज से बिलोंग करते हैं, देयर आर हाई लाइकली और देयर आर हाई चांसेस और हाई प्रोबेबिलिटी कि वो एक ही जगह पे होंगे। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल अपने मतलब पेपर की दिखाई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक तरह के ऑब्जेक्ट आपके दो डिफरेंट क्लस्टर्स बना रहे हों, ठीक है, दो डिफरेंट पोजीशंस पे हों, बट दे हैव यू नो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अमंग देम। तो इसी तरह होता है कि क्लस्टर्स या तो मतलब वो कोई सेंटर शेप बना सकते हैं, मतलब कोई कोई मतलब किसी तरह की हो सकती है, लेकिन उनका स्प्रेड जो है वो एक दूसरे के नजदीक ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मतलब ये एक सिमिलैरिटी की बेस पे बना सकते हैं आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लस्टरिंग इज नॉट एन ऑलवेज इजी। हाँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि क्लस्टरिंग जो है हमारे पास देखने में हमें लगता है कि मतलब सिर्फ कुछ सिमिलैरिटीज कंप्यूट करनी है या हमें कुछ कोरिलेशन निकालने हैं या हमें उनकी इंडिपेंडेंस निकालनी है, तो हम मतलब क्लस्टरिंग कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्लस्टरिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट थिंग्स। एक्चुअली दो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक, आपके डेटे में नैन वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज अपीयर हो रही हो या आपका ऑनलाइन डेटा हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्लस्टरिंग बहुत मुश्किल केस है।
दूसरे सिनेरियो जो नॉर्मली मतलब हम लोग फेस करते हैं बीइंग एज अ मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स, वो ये करते हैं कि वी डू नॉट एक्चुअली ट्राई टू कैटर द इशू कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली। ठीक है, हम समझ रहे होते हैं कि हम उनकी सिमिलैरिटी या कोरिलेशन या प्रोबेबिलिटी देखते हैं, या हम डेटा को विजुलाइज करते हैं, तो हमें ऐसे नजर आता है, जैसे मैं फिल वक्त मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तीन डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हो सकता है और देयर आर हाई लाइकली चांस कि ये एक ही ऑब्जेक्ट हो, मतलब दो तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ना हो। या जैसी एग्जांपल मैंने आपको कल दिखाई थी कि वो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट जगहों पे क्लस्टर बन रहे थे, तो हम मतलब अनइंटेंशनली उनको मतलब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करना शुरू कर दें। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर एज वेल। अच्छा, दूसरा एक होता है कि आपके पास एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, आप मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हुए इस चीज पे पहुंच गए हैं और आपको अंदाजा हो गया है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, बट दे आर मर्ज टुगेदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्लस्टरिंग फिर भी बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। अच्छा, बॉटम लाइन क्या है या बॉटल नेक क्या है? क्लस्टरिंग कैन बी इजी, हार्ड और इन बिटवीन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। सो अल्टीमेटली आपको आपके डेटे के स्ट्रक्चर को देखते हुए डिफाइन करना है कि आपकी क्लस्टरिंग का टास्क या तो हार्ड होगा या इजी होगा, मतलब बहुत इजी डिस्टिंग्विशेबल है हर चीज, मतलब सेपरेट पड़ी है आइदर वे अराउंड के वो मतलब जो सेपरेट ग्रुप बन रहे हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट के हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हैं, तो वो इजी टास्क है। another way around it may a bit easy for some classes or maybe a bit challenging for another classes। ठीक है, कोई दो क्लासेस ओवरलैप कर रही हो, बाकी सारी क्लासेस स्टैंड अलोन हो। अच्छा, क्लस्टरिंग की मैं बात कर रहा था तो मैं ये मतलब मेंशन करना भूल गया कि जब भी आप डेटा की पार्टीशनिंग में जाते हैं, ठीक है, तो जितने भी क्लस्टर आपने बनाने हैं, ठीक है, उन क्लस्टर्स को दो चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक तो वो क्लस्टर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, मतलब दो रीजन्स आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए, दे शुड बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, डिस्टिंक्ट एक तो दूर होने चाहिए, मतलब उनकी बाउंड्रीज आपस में टच ना कर रही हो, दूसरा वो डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, मतलब K2 अगर आपने रखा है तो K2 ये ना हो कि फ्यूजन। ठीक है, तो ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्लस्टरिंग के लिए। ठीक है, कोई भी क्लस्टरिंग का मैकेनिज्म हो, टू परफॉर्म K मींस क्लस्टरिंग वी मस्ट स्पेसिफाई द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ये मैंने मतलब शुरू में ही आपको बताया कि हमें सिर्फ एक चीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है, वो क्या है? नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर्स आपने बनाने, and that is the trickiest thing in clustering actually। अगर हम वापस इसी फिगर पे आए तो आप सर देखें आवाज अगर कितने क्लस्टर बनने हमारे पास हेलो तो इन चीजों ना सर आवाज बहुत कट रही है। जी अब कुछ बेहतर है? सर अब कुछ हुई तो है। कुछ बेहतर है? जी सर। चले, दैट्स परफेक्ट। चलें, टाइम भी थोड़ा ही है एनीवेज। तो मतलब इसमें हमें नहीं पता। सो के द नंबर ऑफ के इन के मींस क्लस्टरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, उसके बाद के मींस एल्गोरिदम, मतलब आप ह्यूरिस्टिकली मतलब खुद से मतलब k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं और आप अपने मतलब एरर को कंप्यूट करते हैं, एक्यूरेसी को देखते हैं और उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि इतने नंबर ऑफ केस इज गोइंग टू बी वर्क फॉर अस। ठीक है, तो k मींस एल्गोरिदम विल असाइन ईच ऑब्जर्वेशन टू एग्जैक्टली वन ऑफ द k क्लस्टर्स। हर ऑब्जर्वेशन, हर इंस्टेंस, हर ऑब्जेक्ट किसी एक क्लस्टर से बिलोंग करता है, एक से ज्यादा से नहीं बिलोंग कर सकता। ठीक है, और ये जो डिसीजन है वो किस बेस पे हो रहा होता है? वो हमारा
वो डिसीजन हमारा अगेन किस चीज पे हो रहा होता है, डिस्टेंस मीट्रिक पे, ठीक है, कि डिस्टेंस फंक्शन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी बेस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर अगेन यूक्लिडियन डिस्टेंस यूटिलाइज किया गया, आप कोई भी कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। सो के मींस क्लस्टरिंग क्या करती है, वो रैंडमली एक पॉइंट उठाती है, ठीक है, उससे दूसरे पॉइंट्स का वो क्या करती है, उसको डिस्टेंस निकालना शुरू करती है। के मींस क्लस्टरिंग मैंने जैसे शुरू में बताया था कि सबसे पहले क्या करती है, नंबर ऑफ केज आपने असाइन किए, उसकी बेस पे वो हर के अगेंस्ट, ठीक है, या हर ग्रुप के अगेंस्ट सेंट्रॉइड निकालती है। फिर उस सेंट्रॉइड का दूसरे ग्रुप के सेंट्रॉइड के साथ डिफरेंस देखते हैं कि ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ मतलब डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट है तो वो उतने क्लस्टर बना के उनके सेंट्रॉइड की बेस पे डिसीजन लेना शुरू करती है, मतलब सर्कल या जो भी उसने अपने रीजन बनानी है वो बनाना शुरू करती है। इसी तरह ये देखें, लेट्स सपोज डेटा वो इतना हमने 3 के इज इक्वल टू 3 का, तो उसने उसी डेटा में क्या किया, 3 सेंट्रॉइड रैंडमली चूज किए, फिर वो इन तीनों से अपना अपना डिस्टेंस निकालना शुरू करेगा, फिर वो इनको अपडेट करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि रेड वाले को यही होना चाहिए था, इसमें इतने ग्रुप्स जाने हैं, ग्रीन वाले को यहाँ होना चाहिए था, मतलब ये जगह ग्रीन वाले की है, तो इसके अंदर इतने सैंपल्स आने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। इसी तरह ब्लू वाले के नजदीक तरीन ये बनते हैं, बाकी सारे दूर हैं, तो ये उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइट्रेटिवली ये हर आइट्रेशन में अपने आप को क्या करता है, के मीन्स अपडेट करता जाता है। आर मिन जे म्यू जे जो मीन का डिफरेंस है या सेंट्रॉइड का डिफरेंस है, उसका ईच सैंपल के साथ डिस्टेंस कंप्यूट करके उसका मिनिमाइज में स्टोर करवाता जाता है, ठीक है। तो ये इसका एल्गोरिथम है। इसके 4 एक्चुअली स्टेप्स हैं। क्या करता है, इनिशियलाइज द क्लस्टर सेंटर्स, ठीक है, रैंडमली इनिशियलाइज करता है, असाइन ऑब्जर्वेशंस टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर, जो आपने सेंट्राइड रखा है उसके जो नजदीक 3 पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करता है, उस क्लस्टर से रिप्रेजेंटेशन करता है। रिवाइज क्लस्टर सेंटर्स एज मीन ऑफ असाइंड ऑब्जर्वेशंस। अब वो जो क्लस्टर आपने बनाए हैं या जो सैंपल उस सेंट्राइड को दिए हैं, उनके गिर्द अपना वो जो है अपने आप को अपडेट करता है बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू, ठीक है, और फिर 1 और 2 को रिपीट करता जाता है until we got the converged or the centroid is appropriate actually a centered point, ठीक है, or close to the center point for each cluster, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली के मींस क्लस्टरिंग इज। अब कन्वर्जेंस की बात आई है तो के मींस में एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि वो ग्लोबल ऑप्टिमम पे कभी भी फॉल नहीं करता, ठीक है, वो हर क्लस्टर में अपना एक लोकल ऑप्टिमा बनाता है, ठीक है, और उस पर वो कन्वर्ज करता है। जैसे अगर अगर आप पिछली एग्जांपल देखें तो वहां पे 3 क्लस्टर थे, तो ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन या ग्लोबल कन्वर्जेंस का मतलब ये होगा कि आपने तीनों का एक जैसा ही या एक ही कन्वर्जिंग पॉइंट बना लिया, जबकि ऐसा नहीं है, तीनों का अलग अलग कन्वर्जिंग पॉइंट है, तीनों का जो सेंट्रॉइड था वो अलग था, और उसके मीन वैल्यूज अलग कंप्यूट हो रही थी, उनके डिस्टेंस अलग कंप्यूट हो रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह ये तीनों का बनाता जाएगा। तो इसकी जो सबसे बड़ी एक मतलब बात है कि वो ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, हमेशा आपको के मींस क्लस्टरिंग जो है वो लोकल ऑप्टिमम प्रोवाइड करता है, और ना ही ऐसा है कि वो दोनों में से कोई नहीं करता। सो दिस is always a local optimum solution based clustering method. नीचे बात भी मैंने लिखी, the first one does not mean that it can never converge to a global optimum। अगर आपके पास क्लस्टर ही एक है तो वो ग्लोबल पे जा सकता है, it is just that there is no guarantee that it will। अगर आपके पास क्लस्टर ही एक हो तो हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल ऑप्टिमा है, बट दिस इज अगेन नॉट अ गारंटी, कि हमें नहीं पता वाकई वो एक ही क्लस्टर था या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हमने एक ही क्लस्टर में अज्यूम किया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट के मींस क्लस्टरिंग। ये इसका मतलब सूडो कोड है, आप इसे मतलब ऐसे ही पाइथन पे लेके जा सकते हैं, इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। ये हमारे पास एक मतलब आयरस का डेटा सेट समझ लें, ठीक है, आयरस के डेटा सेट पे आप पहले भी काम करके देख चुके हैं, तो ये एक आयरस के डेटा सेट की एग्जांपल है, ठीक है। उसमें हमें पता है, वैसे तो ये सुपरवाइज प्रॉब्लम है, लेकिन हम टू चेक और टू वेरीफाई आवर क्लस्टरिंग मैकेनिज्म, तो हम मतलब इसको 3 मतलब k इज इक्वल टू 3 रख के 3 क्लस्टर बना के इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और आपके पास राइट वाला रिजल्ट शो करवा रहा है कि 3 क्लस्टर इस तरह पड़े हैं, ठीक है। दिस इज अ परफेक्ट सोल्यूशन और परफेक्ट एग्जांपल टू एक्चुअली टेस्ट योर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। छोटा डेटा है और आसानी के साथ कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। तो यू मस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये इसके 4 स्टेप है। इनिशियलाइजेशन कैसे होती है गेमिंग्स की, फिर उसके बाद डिस्टेंस कैसे कंप्यूट करता है, ठीक है, फिर उसको सेंट्रॉइड को अपडेट कैसे करता है रिकर्सिवली, ठीक है।
तो यू हैव टू लुक इनटू दीस थिंग्स बाय योरसेल्फ। इसकी के मींस की एक्सटेंशन एक आई थी, के मींस प्लस प्लस, ठीक है। इसमें क्या था कि स्मार्ट इनिशियलाइजेशन थी फॉर के मींस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने पहले आपको बता दिया, जैसे के नियरेस्ट नेबर का था कि आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स या नंबर ऑफ केस रैंडमली देने पड़ते हैं, एंड देन यू हैव टू चेक इट आइटरेटिवली कितने नंबर ऑफ केस हमारे लिए बेहतर काम करेंगे, ठीक है। तो इस चीज से निकलने के लिए स्मार्ट इनिशियलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आया था के मींस में, जो कि स्टिल एक मतलब रिसर्च प्रॉब्लम अभी भी है कि ये भी जो नंबर ऑफ केस डिफाइन करता था वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। So it's still open research problem how to set the number of Ks for k nearest neighbor and for k means clustering। आप इस पे भी काम करने की कोशिश कर सकते हैं, ये उसका एल्गोरिदम है, ये उसका प्रोसेस है सारा, इसको आप देख लीजिएगा। क्लस्टरिंग हेटेरोजेनिटी, इस पे थोड़ा सा मतलब पढ़ लीजिएगा, अगर ना समझ आए तो आई विल बी अवेलेबल टू आंसर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, ठीक है। ये के मींस क्लस्टरिंग का एल्बो एल्गोरिदम है, ठीक है। इसे मतलब बोलते हैं कि जहां पे आपका के मींस क्लस्टरिंग के मींस आपके पास एरर नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और आपके पास क्या हो रहा है, उनकी हेटेरोजेनिटी खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे उसकी हेटेरोजेनिटी खत्म होती जाएगी तो जो आपका सेंटर पॉइंट आता है जिसपे आप कहते हैं कि ना तो जीरो है ना ही ये मैक्सिमम है, तो वो आपका एल्बो पॉइंट होता है के मींस क्लस्टरिंग का, कि उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, बेहतर परफॉर्म करेंगे आपके मॉडल के लिए, ठीक है। तो इसको एल्बो मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, एल्बो कर्व भी कहा जाता है। तो देयर आर बंच ऑफ अदर वेज, अदर नेम्स टू, ठीक है। ये डेंड्रोग्राम है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बहुत आसान है, इसमें भी क्लस्टरिंग वैसे ही है, सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बाइनरी विजुलाइज करवा रहे होते हैं क्लस्टरिंग, ठीक है। अच्छा,